नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज का वीडियो जो मैंने कंकाल तंत्र के ऊपर बनाया है, इसमें मैंने अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपको कंकाल तंत्र से संबंधित बहुत सी जानकारियां साझा करने और पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और कक्षीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब कर शेयर कर मुझे अपना स्नेह प्रदान करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करिए। तो देखिए आज का वीडियो जो मानव कंकाल तंत्र पर बनाया गया है। आज जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कंकाल तंत्र पे कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ूंगा। ऐसे प्रश्न मैंने तैयार किए हैं जिनको यदि आप पढ़ लेंगे तो लगभग आपका कंकाल तंत्र का प्रकरण तैयार हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कक्षीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी यह प्रकरण है, बहुत ही उपयोगी यह वीडियो है। तो अंत तक देखिए और इसका लाभ लीजिए। तो पहला प्रश्न, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकृति व स्वरूप प्रदान करने वाले ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर को निश्चित आकृति व स्वरूप प्रदान करने वाले ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के कितने भाग हैं? कंकाल तंत्र के दो भाग हैं। पहला है अंतःकंकाल, दूसरा है बाह्य कंकाल। अब अंतःकंकाल में आपका हड्डियां, उपास्थियां, मांसपेशियां, बाह्य कंकाल में आपकी त्वचा, आपके बाल, आपके नाखून इत्यादि ये बाह्य कंकाल का हिस्सा हैं। क्योंकि शरीर को चूंकि निश्चित स्वरूप हड्डियां ही प्रदान करती हैं, इसलिए अंतःकंकाल जो हड्डियों का ढांचा है उसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि शरीर के यदि सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो अंग विशेष के रूप में सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है, जो हमारा बाह्य कंकाल का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, बाह्य कंकाल में कौन कौन से अंग आते हैं? तो मैंने बताया भ्रूण के एक्टोडर्म से जो हिस्सा बनता है, जैसे त्वचा, नाखून, बाल इत्यादि, ये बाह्य कंकाल के अंग हैं। अंतःकंकाल के अंग कौन कौन से हैं? तो भ्रूण के मीसोडर्म से, भ्रूण का जो मीसोडर्म का हिस्सा होता है उससे हड्डियां, मांसपेशियां, उपास्थियां इत्यादि बनती हैं। यह अंतःकंकाल का हिस्सा होती हैं। उसके बाद अंतःकंकाल के कितने भाग होते हैं? तो अंतःकंकाल के दो भाग होते हैं। नंबर 1 अस्थि, नंबर 2 उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। फिर अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि संयोजी ऊतक है। अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जिस प्रकार से रक्त संयोजी ऊतक होता है उसी प्रकार से अस्थियां भी संयोजी ऊतकों से ही बनी होती हैं, संयोजी ऊतक हैं। अस्थि का ऊतक किससे बना होता है? तंतु और मैट्रिक्स से। तंतु और मैट्रिक्स, तंतु और मैट्रिक्स मिलाकर के अस्थि का संयोजी ऊतक बन जाता है। अस्थि के मैट्रिक्स में कौन से लवण पाए जाते हैं? अस्थि के मैट्रिक्स में कौन से लवण पाए जाते हैं? तो अस्थि के मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम यह लवण पाए जाते हैं। कौन से लवण पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। किन लवणों के कारण, किस कारण से हड्डियां कठोर होती हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हड्डियां कठोर होती हैं। किसके कारण से? कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण हड्डियां कठोर होती हैं। अस्थि के चारों ओर के कवच को क्या कहते हैं? परिआस्थिक। और ये जो परिआस्थिक होता है यह भी संयोजी ऊतक का ही बना होता है। परिआस्थिक, अस्थि के चारों ओर एक कवच चढ़ा होता है प्रत्येक अस्थि के ऊपर, उसे परिआस्थिक कहते हैं। और यह परिआस्थिक जो है यह भी संयोजी ऊतक का बना होता है। अस्थि के अंदर पाई जाने वाली गुहा को क्या कहते हैं? जो कैविटी होती है हड्डियों के अंदर, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या कहते हैं? तो उसको मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। और मज्जा गुहा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इसी को बोन मैरो कहते हैं। अब अगला देखिए, मज्जा गुहा। जो मज्जा गुहा होती है उसमें जो द्रव पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये मैंने बताया आपको, अस्थि मज्जा कहते हैं उसको, बोन मैरो। अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती है? तो अस्थि मज्जा 2 प्रकार की होती है। होता क्या है, जो लंबी नलियां होती हैं, लंबी अस्थियां होती हैं, इनके अंदर जो तरल पदार्थ होता है ये हड्डियों के सिरों पर, हड्डियों के सिरों पर जो होता है वह पीला होता है और मध्य में ये लाल होता है। पीला जो होता है वो हड्डियों के सिरों की ओर होता है और मध्य में लाल होता है। तो पीले वाले को जो कहते हैं वो कहते हैं उसको जो है पीली अस्थि मज्जा, और जो मध्य का लाल वाला तरल हिस्सा होता है अस्थि मज्जा का, उसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। इस पर मैंने प्रश्न भी बनाए हैं। लाल दो अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की।
जो मध्य वाला हिस्सा होता है वो लाल अस्थिमज्जा होता है, और जो अस्थियों के सिरों की तरफ होता है वो पीला होता है, उसको पीली अस्थिमज्जा कहते हैं। लाल अस्थिमज्जा का कार्य क्या है, किन जंतुओं में पाई जाती है, किन जंतुओं में पाई जाती है? तो लाल अस्थिमज्जा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है और यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। लाल अस्थिमज्जा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है और केवल स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो ये पीली अस्थिमज्जा करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण पीली अस्थिमज्जा करती है। अस्थि कितने प्रकार की होती है? तो अस्थि 2 प्रकार की होती है, कलाजात अस्थि होती है और एक उपास्थ्यजात अस्थि होती है। कलाजात अस्थि और उपास्थ्यजात अस्थि 2 प्रकार की अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में कलाजात अस्थि पाई जाती है। इसे ही मेम्ब्रेन बोन कहते हैं। कलाजात अस्थि कहिए या मेम्ब्रेन बोन कहिए, ये खोपड़ी में पाई जाती हैं। जो 8 हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, स्कूल जिसको कहते हैं, वो कलाजात अस्थियां होती हैं। कशेरुक दंड और पैरों की हड्डियां किस प्रकार की हड्डियां होती हैं? ये उपास्थ्यजात हड्डियां होती हैं, उपास्थ्यजात हड्डियां, और इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग बोन। उपास्थ्य का निर्माण किससे होता है? तो उपास्थ्य का निर्माण अर्ध ठोस लचीले एवं पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से होता है। अर्ध ठोस लचीले एवं पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से उपास्थि का निर्माण होता है। अर्ध ठोस लचीला एवं पारदर्शी एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स के द्वारा उपास्थि का निर्माण होता है। उपास्थि के मैट्रिक्स के मध्य में, उपास्थि जो होती है उसके मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ छोटी छोटी थैलियां होती हैं खाली जगह में। उन थैलियों को क्या कहते हैं? तो उन थैलियों को लैकुनी कहते हैं। उपास्थि के जो मैट्रिक्स होता है उसके बीच में छोटी कहीं जगह होती है, उस जगह के बीच में जो थैलियां होती हैं छोटी छोटी, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लैकुनी कहते हैं। लैकुनी में पाई जाने वाली जीवित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो लैकुनी में पाई जाने वाली जीवित कोशिकाएं कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकांड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकांड्रियम। पेरिकांड्रियम। अस्थि कंकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के कौन कौन से हिस्से हैं? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी, माने जो खड़ा खड़ा हिस्सा होता है, यह जो सामने का, इसको हम अक्षीय कंकाल में लाते हैं। उपांगीय कंकाल के हिस्से बताइए। तो उपांगीय कंकाल के हिस्से मेखलाएं हैं दोनों, और पैरों की हड्डियां हैं। श्रोण मेखला, अंश मेखला, 2 मेखलाएं हो गई, और पैरों की हड्डियां, ये उपांगीय कंकाल का हिस्सा हो गए। ह्यूमरस हड्डी किस मेखला से जुड़ती है? चूंकि ह्यूमरस हाथ की हड्डी है, तो हाथ की हड्डी अंश मेखला से जुड़ेगी, क्योंकि हाथ ऊपर होते हैं, अग्रपाद हो गए, और पश्चपाद श्रोण मेखला हो गई। तो श्रोण मेखला नीचे, अंश मेखला ऊपर। तो ह्यूमरस किससे जुड़ेगी? अंश मेखला से जुड़ेगी। और ह्यूमरस जिस जगह से जुड़ती है अंश मेखला से, उसके लिए भी मैंने प्रश्न बनाया है कि अंश मेखला की उस गुहा का नाम जहां ह्यूमरस हड्डी जुड़ती है, तो उस गुहा को ग्लीनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लीनाइड गुहा। अंश मेखला की चपटी तिकोनी हड्डियों को क्या कहते हैं? तो अंश मेखला की चपटी तिकोनी हड्डियों को स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला कहाँ जुड़ता है? स्कैपुला क्लेविकल से जुड़ता है। स्कैपुला कहाँ जुड़ता है? क्लेविकल से जुड़ता है। अगला है, हाथ की हड्डियों के क्या क्या नाम होते हैं? तो हाथ की हड्डियों को आप क्रम से देख लीजिए। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजस। कौन कौन सी हड्डियां हो गई? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजस, ये हाथ की हड्डियां हो गई। पैर की हड्डियों के क्या नाम हैं? तो पैर की हड्डियों के नाम है फीमर, टिबियोफिबुला, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। फिर से देख लीजिए, पैर की हड्डियों के नाम फीमर, टिबियोफिबुला, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। ये फीमर ही जांघ की हड्डी होती है और शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मैंने भी बताया था, उसकी हड्डियां कलाजात अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से 14 हड्डियां मिलकर के चेहरा बनाती हैं, 8 हड्डियां मिलकर के कान बनाती हैं, और 14 हड्डियां मिलकर चेहरा बनाती हैं, 6 हड्डियां मिलकर कान बनाती हैं और 8 हड्डियां मिलकर मस्तिष्क बनाती हैं। तो 8 से 14, 14, 28 हो गई। और एक हाइड नाम की हड्डी अलग होती है। इस प्रकार से 28 और 1 29, कुल मिलाकर के 29 हड्डियां चेहरे उसमें खोपड़ी में होती हैं।
श्रोण मेखला की हड्डी, श्रोण मेखला में 3 हड्डी होती हैं। इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस ये श्रोण मेखला की हड्डी हो गई। श्रोण मेखला से फीमर कहाँ जुड़ती है? तो फीमर हड्डी जो जांघ की है वो श्रोण मेखला के जिस हिस्से से जुड़ती है उसी गुहा को एसीटेबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटेबुलम। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639। सर्वाधिक मांसपेशियां मानव शरीर में कहां पर पाई जाती हैं? तो ये पीठ में पाई जाती हैं। इनकी संख्या 180 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है? कहां पाई जाती है? तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम ग्लूटास मैक्सिमस है। ग्लूटास मैक्सिमस, और ये कूल्हे की हड्डियों पर पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियम है, और ये स्टेपिडियम जो सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, कान के अंदर होती है स्टेपीज, उसके ऊपर पाई जाती है। स्टेपिडियम कान पर सबसे छोटी पेशी। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज मैंने बताया 1/10 इंच होती है, ये कान में पाई जाती है। जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय मानव शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। शिशुओं में हड्डियों की संख्या, तो शिशुओं में हड्डियों की संख्या 3 महीने से, मतलब जन्म से लेकर के 3 महीने तक लगभग हड्डियां कम ज्यादा होती रहती हैं, तो इनकी संख्या 213 से 270 तक रहती है। वयस्क मनुष्य में के शरीर में हड्डियों की संख्या, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 होती हैं हड्डियां। कितनी होती हैं? 206। मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मेरुदंड में, वयस्क मनुष्य की मेरुदंड में 26 कशेरुकाएं होती हैं और शिशुओं में 33 होती हैं। वयस्क मनुष्य में 26, शिशुओं में 33। जहां हड्डियां जुड़ती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, चल संधि, अचल संधि। चल संधि के प्रकार कौन से हैं? कब्जा या हिंज संधि, गेंद और पैले की संधि। हृदय और फेफड़े की सुरक्षा कौन सी हड्डियां करती हैं? पसलियां करती हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। पसलियां पीछे रीढ़ से जुड़ती हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, हृदय और फेफड़े की सुरक्षा करती हैं, पीछे रीढ़ से जुड़ जाती हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं। स्टर्नम। किस अम्ल के जमाव के कारण पेशियां थकावट का अनुभव करने लगती हैं? किस अम्ल के जमाव के कारण पेशियां थकावट का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। शरीर में गति कैसे होती है? तो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण शरीर में गति संभव होती है। इस तरह से मैंने कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप तक साझा किए हैं। आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें बार बार देखिए और अपने जीवन में उपयोगी बनाइए। तो देखते रहिए लक्ष्य संधान। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट के माध्यम से हमें अपना स्नेह प्रदान करिए। जय हिंद, जय भारत।